तो गाइडेंस का चैप्टर नंबर 18 का पार्ट नंबर 3, 80 का पार्ट नंबर 3 है ये। इसमें हमारे पास बॉन्ड एक ये तो सारा हमने कर लिया था, बस एक और चीज़ हमारे पास रहती है। एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना था आपसे, एक ये थी कि वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअल बॉन्ड रिमॉडलिंग। भाई कंटिन्यू बॉन्ड रिमॉडलिंग क्यों होती है? जब हमारे पास एक बार ऑस्टियोब्लास्ट ने बॉन्ड बना दिया तो ऑस्टियोक्लास्ट क्यों उसे तोड़ा, और जब तोड़ना ही था तो बनाया ही क्यों, और फिर दोबारा उस पर ऑस्टियोब्लास्ट आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब लाइक हमारे पास जिस बोन पे ज़्यादा ज़ोर या ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो वो साइड बोन की ज़्यादा थिक होता जाती है, उसका मास बढ़ाना पड़ता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट बढ़ाता है। इसमें एग्जांपल दिया है कि भैया हमारे जो एक पेशेंट है उसके 2 टांगें हैं और 2 टांगों में से एक टांग को कुछ फ्रैक्चर हो गया था जिसकी वजह से वो बिल्कुल प्लास्टर पे है, तो वो मूव नहीं कर पा रहा। तो दूसरी जो है टांग जिस पर ज़्यादा वो वज़न दे रहा है तो उस पर मास ज़्यादा हो जाएगा इन कमिंग वीक्स। जैसे वो हील अप होगा तो जो सही बोन है, सही जो लेग थी उसमें मास बढ़ जाएगा, वो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी उसमें इंक्रीज़ होगी, और जो हमारे पास फ्रैक्चर है उसको थिन हो जाएगी और उसकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। भाई वो हील अप तो होगा लेकिन उसका जो बोन मास है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेस नहीं पड़ा। जिस चीज़ पर स्ट्रेस पड़ता है उसका मास बढ़ जाता है। जिस तरह एथलीट्स का बोन बहुत, उनका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और नॉन एथलीट्स का बोन के वेट का जो मास, बोन का जो वेट है उसका वो कम होता है। ये एक पॉइंट थी यहाँ पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। एक और एग्जांपल फिर इसमें दी गई है कि भाई एक जॉइंट पे फ्रैक्चर है तो वो आप पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत ईजी है, इसी तरह किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी पे मैं आती हूँ तो विटामिन डी पर मैं आपको सब कुछ इसी पे ही पढ़ाऊँगी, मोस्टली समझेंगे हम इस पर। विटामिन डी हमारे स्किन में होता है। स्किन में मोस्ट कॉमन हमें पता है कि कहाँ से मिलता है, सन, सूरज से हम लोग विटामिन डी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन कौन सी फॉर्म इसकी? विटामिन D3 कॉलीकैल्सिफेरॉल, जो कि लाइक फंक्शनली फिजियोलॉजिकल इसका कोई रोल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू 1,2,5 डाइहाइड्रोकॉलीकैल्सिफेरॉल जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी। बेसिकली विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म नहीं है, और एक तो सन से मिलता है, दूसरा हम इसको लाइक जो भी हम लोग फूड डाइजेशन में इंजेस्टेड कर रहे होते हैं तो इंजेस्टेड फूड से भी हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉलीकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 देते होते हैं, और उसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, आप देख लीजिएगा, बायोकेम में हमने पढ़े हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्किन में हमने विटामिन D3 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो विटामिन D3 है कॉलीकैल्सिफेरॉल को 1 to 5 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, लेकिन पहले वो 225 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होगा। वो कौन करेगा? लिवर में जाएगा, लिवर में 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है। अब स्किन जो विटामिन D3 और 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल, ये एक फीडबैक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ऑन कन्वर्जन रिएक्शंस। क्योंकि ना 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल इतनी स्टोर्ड फॉर्म नहीं होती जितनी कॉलीकैल्सिफेरॉल होती है, क्योंकि विटामिन D3 जो है ना कन्वर्ट अगर हो गए 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल में, ये सिर्फ कुछ वीक्स तक रह सकता है, लेकिन अगर विटामिन D3 अगर हमारे बॉडी में आ गई तो ये मंथ्स तक रह सकता है। तो स्टोर्ड जो ड्यूरेशन है ना वो D3 का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल। इसी तरह हम लोग जब विटामिन डी ले रहे होते हैं इंजेस्टेड या हमारे एक्सेस बॉडी में हो जाए, जब एक्सेस हो जाती है, स्टिल हम 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल उतना ही होता है, बढ़ना बढ़ता है ना कम होता है, उस लेवल को मेंटेन कर रहा होता है कौन? ये लिवर में ये जो रिएक्शन होता है ना कॉलीकैल्सिफेरॉल कन्वर्ट, ये जो कन्वर्ट हो रहा है ना इसमें, ये एक इनहिबिटरी फीडबैक मैकेनिज्म है। सही है। उसके बाद हमारे पास लिवर में कन्वर्ट हो गया 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल। अभी जो ये है ना ये किडनी में के पास जाएगा, किडनी के सेल्स इसको कन्वर्ट करेंगे 1 to 5 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में। लेकिन जो कैल्शियम है ना, हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है, ये कहाँ से आता है वो मैं आपको बाद में बताऊँ, लेकिन जो कैल्शियम है अगर कैल्शियम एक्सेस है तो वो इनहिबिट करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन को, जिसकी वजह से क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन बेसिकली एक्टिवेटेड है इसको इस रिएक्शन का, लेकिन जैसे कैल्शियम है ना वो इनहिबिट करेगा। अगर कैल्शियम 9 to 10 मिलीग्राम से ऊपर है तो ये इनहिबिटरी रिएक्शन हो जाएगा, फिर 25 1 to 5 में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 9 है या 9 से कम है तो हमारे पास ये रिएक्शन मतलब ये इनहिबिटरी इफेक्ट अपना नहीं देगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन इसको स्टिल स्टिमुलेटर देगा, और ये एक्टिवेट होकर 1 to 5 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा।
लैक ऑफ 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल डिक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की इंटेस्टाइन से। सही है। अब देखें कैसे, क्योंकि विटामिन D3 जितना ज़्यादा है उतनी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हमारे पास ज़्यादा वो करवाएगा। हम इस तरह कह सकते हैं जब विटामिन D है हमारे पास तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और विटामिन D नहीं है एक्टिव फॉर्म 1 to 5 वाली तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी अगर वो नहीं है। सही है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे हम कह सकते हैं ये कैल्शियम की रेगुलेशन करवाता है। अगर ज़्यादा है कैल्शियम तो विटामिन D खुद ही कम हो जाता है, मतलब कैल्शियम इनहिबिट देगा पैराथायराइड को, और वो 1 to 5 में कन्वर्ट होने नहीं देगा उस फॉर्म में कि वो कैल्शियम के ज़्यादा। भाई बॉडी में ऑलरेडी एक्सेस है तो एक्टिव विटामिन की ज़रूरत नहीं है जो कि एब्जॉर्ब करवाएगी कैल्शियम की। अगर वो ऑलरेडी एक्सेस कैल्शियम है ना हमारी बॉडी में तो एक्टिव विटामिन D की ज़रूरत नहीं है, और वो फिर उस फॉर्म में रहेगा अब विटामिन D3 की फॉर्म में। लेकिन अगर बॉडी में एक्सेस नहीं है, वो कम है, तो विटामिन D वो इनहिबिटरी सिग्नल नहीं देगा, पैराथायराइड में अपना काम करेगा, और वो फिर एक्टिव विटामिन 1 to 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल, और कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी। सही है। इसके अलावा फिर हम बताते हैं कि और हमारे पास ये बातें हैं कि हार्मोनल इफेक्ट ऑफ विटामिन D टू प्रोमोट इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है। वही कैल्शियम विटामिन D क्या करेगा, 1 to 5 डाइहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल उसका काम होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाना। वो किस करवाएगा, वो प्रोटीन्स बनाएगा कार्बेडिन, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना एपिथेलियल सेल्स पे, वो वहाँ पर रखेगा, मतलब वो प्रोटीन्स बनवाएगा। अब वो प्रोटीन क्या करेंगे, कैल्शियम की ट्रांसफ़र करेंगे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स से, वो फिर ट्रांसफ़र होकर फिर वो सेल दूसरे सेल साइटोप्लाज्म में जाएंगी। सही है ना। अब जैसे ही वो वहाँ पर जाएंगे कैल्बाइंडिन पर, वहाँ बाइंड करेगा, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए वो हमारे पास डायरेक्टली वहाँ पर बेसोलेटरल सेल सरफेस पर हमारे पास वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होगी, फिर वहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाएगा कैल्शियम के। इस तरह कैल्शियम के हमारे पास एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, तो इसी तरह से विटामिन D 2 रोल और कैल्शियम से रिलेटेड है। कैल्शियम स्टिमुलेटेड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज इन द ब्रश बॉर्डर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और दूसरा अल्कलाइन फॉस्फेटेज इन द एपिथेलियल सेल्स, वो दोनों को भी यही स्टिमुलेट कर रहा है विटामिन D। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि विटामिन D है ना, वो मतलब कैल्शियम और विटामिन D जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन और कैल्शियम, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि मैंने आपको बता दी। भैया ऑलरेडी कैल्शियम की ज़रूरत है, तो ऑलरेडी कैल्शियम है हमारी बॉडी में, तो एक्टिव विटामिन की ज़रूरत नहीं है जो कि एब्जॉर्ब करवाती है। अगर एब्जॉर्ब करवा रही है तो मतलब हमारी बॉडी में कम है विटामिन D। सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि जिस तरह फॉस्फेट तो वैसे फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन ईजी होती है इंटेस्टाइन से, लेकिन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवा रही है, और तो उसके साथ साथ कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट भी अपनी एक सीट लेते हुए आता जाएगा। सही है ना। उसके बाद है विटामिन D एब्जॉर्प्शन में प्ले कर रही होती है रोल रीनल एब्जॉर्प्शन, रीनल कैल्शियम एंड फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन में प्ले कर रही होती है रोल, और इनके एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ कर रही होती है एपिथेलियल सेल्स पे। वही रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, वहाँ उसके एपिथेलियल सेल्स पे एब्जॉर्प्शन करवाती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की, और एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ कर देती है। और विटामिन D हमारे पास इफेक्ट ऑफ विटामिन D ऑन बोन एंड रिलेशन टू पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिविटी। विटामिन D इसमें भी रोल प्ले कर रही होती है, बॉन्ड डिपोजिशन और रिजॉर्प्शन में भी रोल प्ले कर रही होती है। एक्सट्रीम क्वांटिटीज़ ऑफ विटामिन D अगर हम देंगे तो बॉन्ड रिजॉर्प्शन हो जाएगी, और अगर विटामिन D नहीं देंगे तो इफ़ेक्ट ऑफ विटामिन D अगर नहीं होगी ना तो पैराथायरॉयड हार्मोन का भी इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, और बॉन्ड रिजॉर्प्शन नहीं होगी, या कम होगी या तो होगी नहीं। और अगर विटामिन D कम क्वांटिटी में है तो बोन कैल्सिफिकेशन या बोन मिनरलाइजेशन होगी। ज़्यादा क्वांटिटी में रिजॉर्प्शन, कम क्वांटिटी में कैल्सिफिकेशन या मिनरलाइजेशन। इट्स ऑल अबाउट विटामिन D। होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में हम लोग पैराथायरॉयड हार्मोन पढ़ेंगे।